नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने एक केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा किया था, अम्ल व क्षार। आज का नया टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है परमाणु संरचना या हम कहें एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले परमाणु के बारे में देखेंगे। परमाणु जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री का बेस कहें तो क्या है? परमाणु है। क्योंकि परमाणु जब तक नहीं पढ़ा जाएगा या परमाणु के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए आज हम जो है परमाणु के बारे में एक सिंपल सी जानकारी लेंगे, ब्रीफ में इसके बारे में स्टडी करेंगे। परमाणु या एटम क्या है? तो प्रकृति के अंदर जितने भी भौतिक पदार्थ मौजूद हैं हमारे सामने, चाहे वो कोई भी भौतिक पदार्थ हो, यह ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, यह मार्कर है, यह मेरे हाथ में माइक है या ये टेबल है, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, चाहे वो गैसीय फॉर्म के अंदर है, चाहे वह लिक्विड फॉर्म के अंदर है, किसी भी अवस्था के अंदर मौजूद है, उन सभी पदार्थों को यदि ब्रेक डाउन किया जाए या हम कहें उनको डिवाइडेशन किया जाए या उनको काटा जाए, तो काटने के बाद जो सबसे सूक्ष्म इकाई प्राप्त होती है या हम कहें जो लास्ट यूनिट प्राप्त होती है किसी भी पदार्थ की, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वह इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है या एटम कहलाती है। परमाणु जो है, यदि हम इस परमाणु शब्द को देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। परम। परम का मतलब क्या होता है? जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या हम कहें ऐसा कण, अणु की जगह हम यहां लिख लेते हैं कण। वह कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या है? परमाणु है। और परमाणु किसकी सूक्ष्म इकाई है या सबसे बेसिक यूनिट है? तो हम कहेंगे किसी भी पदार्थ की। वह पदार्थ चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे क्या हो? गैसीय फॉर्म के अंदर हो। और परमाणु के बारे में यदि हम बात करें, सबसे पहले किसने बताया था? तो एक महर्षि थे हमारे भारत के, इंडिया के, महर्षि कनाद ने। महर्षि कनाद ने सबसे पहले, बहुत सदियों पहले, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि पदार्थ को यदि विभाजित किया जाए तो सबसे अंत में जो अवस्था प्राप्त होगी वह क्या है? परमाणु है। लेकिन उन्होंने अपनी जो बातें बताई उस समय के अकॉर्डिंग वह पेटेंट नहीं हुई या हम कहें वह पब्लिश नहीं हुई, वह प्रकाशित नहीं हुई, और हम यह कह सकते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन उनका नहीं हुआ। जो बातें थी सुनी सुनाई बातें थी। इसी कारण से परमाणु की खोज का श्रेय महर्षि कनाद को नहीं जाता है, परंतु परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया था। और जो रियल में परमाणु की खोज का श्रेय जिसे जाता है वो है जे थॉमसन, सॉरी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाती है।
यदि परमाणु के बारे में और देखें कुछ पॉइंट्स, तो परमाणु जो है या एटम, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। हम कहें कि किसी परमाणु को पकड़कर हम उसकी स्टडी कर ले, तो ऐसा नहीं है। परमाणु प्रकृति के अंदर फ्री नहीं पाया जाता, या हम कहें स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह जो होगा ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है। एक परमाणु अकेला कहीं भी हमें नहीं मिल सकता है, या हम उसे कहें कि इस परमाणु को पकड़ो और इसकी स्टडी कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। परमाणु हमेशा और हमेशा ग्रुप्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ परमाणु क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यह मुख्य रूप से भाग लेता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की कौन सी अवस्था भाग लेती है? तो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि परमाणु, सेकंड अणु, थर्ड तत्व, या हम कहें यौगिक या मिश्रण। तो हम कहेंगे पर रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन भाग लेता है? तो परमाणु भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में यह मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जितनी भी रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर होती हैं, चाहे वो जल बने, चाहे वो HCl बने, चाहे कुछ कोई भी केमिकल बने, उन केमिकल्स के अंदर चाहे CO2 बने, चाहे अमोनिया बने, कुछ भी बने, तो उसमें जो है सबसे हम कहें कि कौन सी अवस्था भाग लेती है? तो परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु परमाणु आपस में भाग लेकर के किसी न किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें परमाणु के, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, कॉपर, एक्सेट्रा। बहुत परमाणु है, ठीक है। और ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, कॉपर, एक्सेट्रा। अब इसके बाद हम बात करेंगे तत्व की। तत्व क्या है? वैसे तो हमने पिछली क्लासेस के अंदर देख लिया था तत्व के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं? हम आसान भाषा में कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ एटम्स। एटम्स में भी हम कहें सेम एटम। ग्रुप्स ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर जो ग्रुप बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व जो है यह पदार्थ की स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली इकाई है। परमाणु का क्या कहा था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई है, और तत्व क्या है? लेकिन परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन तत्व जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब यदि हम कहें कि प्रकृति में एट प्रेजेंट कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118 तत्वों की। और ये 118 तत्व कितने प्रकार के हैं? उनमें से हम लिखेंगे कुछ धातुएं हैं,
कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। और ये किस रूप में व्यवस्थित है? तो हम कहेंगे 118 एलिमेंट्स या तत्व आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के रूप में उपस्थित है। व्यवस्थित है। ठीक है। तत्व हमने देखा कि ग्रुप्स ऑफ सेम एटम्स, यह पदार्थ की स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली इकाई है। प्रकृति में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है और 118 तत्व जो है ये किस रूप में उपस्थित हैं या किस फॉर्म के अंदर या कैसी व्यवस्था में अरेंजमेंट है? तो आवर्त सारणी के रूप में उपस्थित है। और आवर्त सारणी की खोज किसने की? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज की थी मोजले ने। हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 118 तत्व जो है वो एक क्रमांक के अनुसार, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, उस क्रमांक के अनुसार क्या है? व्यवस्थित है। और आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न आवर्त सारणी, इसके अंदर हम बात करें तो यह 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। चार ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स है। और यदि बात करें इसके अंदर 1 से लेकर 18 तक वर्ग हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। और ये वर्ग क्यों है या ग्रुप्स कैसे बने हैं? तो हम कहेंगे आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइंस, ऊर्ध्वाधर या इसे कहें खड़ी लाइंस वर्ग या ग्रुप या समूह कहलाते हैं। ठीक है। हमने यहां बात की कि जो टेबल है उस टेबल के अंदर यदि हम कहें इस तरह से जो खड़ी हुई लाइनें हैं या ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है? ग्रुप्स हैं, समूह है या वर्ग है। और इसी आवर्त सारणी के अंदर 1 से 7 तक क्या है? आवर्त है या पीरियड्स। और ये जो आवर्त या पीरियड्स जो है ये किस तरह व्यवस्थित है? तो हम कहेंगे यह आवर्त सारणी के क्षैतिज रेखाओं के रूप में उपस्थित है। ठीक है। क्षैतिज रेखाएं इस तरह से, ये क्या कहलाते हैं? आवर्त कहलाते हैं। और इन आवर्त की संख्या कितनी है? तो 1 से लेकर 7 तक 7 आवर्त है। और ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप्स हैं यहाँ पे 1 से लेकर 18 ग्रुप या 18 समूह। ये आवर्त सारणी की थोड़ी सी हमने देख ली। अब यहां देखेंगे एस ब्लॉक के अंदर क्या आते हैं? हम लिखेंगे क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं।
ये एस ब्लॉक के अंदर आती हैं। पी ब्लॉक के अंदर क्या आता है? पी ब्लॉक के अंदर पी ब्लॉक में आएगा, धातु भी आएंगी, अधातु भी आएंगी और उपधातु भी आती हैं। डी ब्लॉक के अंदर संक्रमण धातुएं आती हैं और एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर दो श्रेणियां आती हैं जिन्हें हम कहते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। ये कुछ हमने देख लिया। अब यहां पर हमने थोड़ा सा बीच में एलिमेंट्स के बारे में देखा। एलिमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स की कितनी खोज हो चुकी है? 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। यह पदार्थ की स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और 118 तत्व जो है किस रूप में व्यवस्थित है? तो आवर्त सारणी के रूप में व्यवस्थित है। आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की? तो हेनरी मोजले ने की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से 18 तक ग्रुप्स हैं जो हम कहें कि वर्टिकल लाइंस के रूप में है और 1 से 7 तक क्या है? पीरियड्स या आवर्त हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के रूप में है या हम कहें क्षैतिज रेखाओं के रूप में है। ये जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं ये ब्लॉक्स के रूप में डिवाइड हैं। कुछ ब्लॉक्स 4 हैं। फर्स्ट एस ब्लॉक, सेकंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक एंड फोर्थ एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। पी ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु और उपधातु आते हैं। आवर्त सारणी का सिंगल एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर तीनों प्रकार के तत्व देखने को मिलेंगे, चाहे वह धातु के रूप में हो, चाहे उपधातु के रूप में हो और चाहे अधातु के रूप में हो। थर्ड है डी ब्लॉक जिसमें संक्रमण धातुएं आती हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। और एफ ब्लॉक है, इसके अंदर दो सीरीज आती हैं जिनको लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। ये हो गई यहाँ पे तत्वों की बात। नेक्स्ट हम देखेंगे अणु। परमाणु के बाद तत्व, तत्व के बाद हम देखेंगे अणु। इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स या अणु क्या है? तो हम कहें जब दो से अधिक परमाणु दो से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। यह भी पदार्थ की स्वतंत्र अवस्था होती है। लेकिन यह रिएक्शन में भाग नहीं लेती, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती का मतलब कि अगर मान लीजिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें देखो दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं आपस में, क्या बना? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया या ऑक्सीजन का अणु बन गया। अगर सिंगल ऑक्सीजन होता तो वह क्या हो जाता? परमाणु होता। अब नेक्स्ट हम देखें H2O। अब इस H2O के अंदर देखो जल का मॉलिक्यूल है या जल का अणु है। इसमें देखो दो तरह के परमाणु आपस में बंध बना करके किसका निर्माण कर दिया? अणु का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया। तो यहां देखोगे
दो या दो से अधिक अणुओं परमाणुओं ने आपस में क्रिया करके किसका निर्माण किया है? अणु का निर्माण किया है। जब CO2 किसी के साथ रिएक्शन करेगा या हम कहें H2O किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो डायरेक्ट H2O ही उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन कौन करेंगे? इसके अंदर जो दो हाइड्रोजन उपस्थित है और ऑक्सीजन उपस्थित है। कहने का मतलब जो परमाणु उपस्थित है वही डायरेक्टली क्या करेंगे? किसी के साथ रिएक्शन करेंगे। ये नहीं कि पूरा H2O ने किसी के साथ भी क्या कर ली? रिएक्शन कर ली। इसीलिए कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? हमेशा परमाणु भाग लेते हैं, ना कि अणु भाग लेता है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे अणु की बात। ये कुछ अणु के हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे परमाणु की संरचना के सिद्धांत, क्योंकि परमाणु की खोज होने के बाद अब बात आती है कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसे है, या फिर हम कहें कि परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु कैसा दिखता है, कैसे व्यवस्थित है पदार्थ के अंदर। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना के सिद्धांत। अब परमाणु संरचना के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग क्या दी? थ्योरीज दी। कुछ थ्योरीज को सही माना गया, कुछ थ्योरीज क्या होंगी? टाइम टू टाइम उनको नेग्लेक्ट या असफल माना गया, उनकी कुछ कमियों को देखते हुए। तो जो थ्योरी यहां से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहली थ्योरी आई, यहां पे हम लिखेंगे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग सिद्धांत। प्लम पुडिंग थ्योरी ऑफ जे थॉमसन। अब जे थॉमसन जो है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, परमाणु संरचना का। क्या सिद्धांत था? प्लम पुडिंग सिद्धांत। इसमें एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लम पुडिंग। ये क्या है? एक जापान की मिठाई है। सभी ने छोटे होते वो केक खाया हुआ है, येलो शेड का केक आता है। वो केक जो हुआ है उसके अंदर वो केक की तरह ही जापान की एक मिठाई है जिसको प्लम पुडिंग कहते हैं। इस मिठाई की तुलना या हम कहें परमाणु के संरचना की तुलना किससे की गई? इस मिठाई से की गई। क्या सिद्धांत था इसके अकॉर्डिंग? जे थॉमसन ने क्या कहा कि कोई भी परमाणु है या किसी भी परमाणु में धनावेश है वह बिखरा हुआ है, वह उसका ऋणावेश वाला पार्ट या नेगेटिव पार्ट जो है वह धनावेश में कहीं कहीं पर धंसा हुआ है। जैसे कि केक के अंदर आप देखोगे, केक जो है, समझने के लिए समझ लो, केक है, जो केक के अंदर पूरा फैला हुआ है वो क्या है? उसका पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन उसी केक के अंदर कहीं कहीं पर चेरी लगी हुई है, वह उसका क्या है? नेगेटिव पार्ट है। इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को क्या करके हैं? बैलेंस करके या उदासीन करके व्यवस्थित होते हैं। ये था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग सिद्धांत। और हमारे इंडिया के अंदर इस सिद्धांत की तुलना किससे की गई है? तरबूज से की गई है। यहां पे लिखे हम कि इसकी तुलना या इस सिद्धांत की तुलना तरबूज से भी की गई है। यदि हम तरबूज की बात करें, तरबूज के अंदर जो रेडिश पार्ट है
ये रेडिश पार्ट जो है ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है धनावेश पार्ट को। हम कहें परमाणु का कौन सा भाग, तो हम कहेंगे धनावेश, पॉजिटिव पार्ट। और इसी रेडिश पार्ट के अंदर कहीं कहीं पर हमें बीज देखने को मिलते हैं काले रंग के। वह किसको इंडिकेट करते हैं? वह किसी भी परमाणु के नेगेटिव पार्ट को इंडिकेट करते हैं। नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे को क्या है? बैलेंस किए हुए रहता है, जिससे परमाणु जो है कैसी अवस्था में होगा? उदासीन अवस्था के अंदर होता है। अब इसके अंदर चूंकि ब्लैक की बजाय यहाँ पर येलोइश बना देती हूँ मैं, ब्लैक तो दिखेंगे नहीं, येलोइश भी नहीं, ग्रीनिश बना देते हैं, ये रे। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऋणावेश पार्ट। ये था जे थॉमसन द्वारा दिया गया परमाणु की संरचना का मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल आया, यह मॉडल आया था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब इसमें क्या था? इस सिद्धांत के अंदर, इसको पूरा हम डिटेल से नहीं देखेंगे, सिर्फ इस सिद्धांत का क्या रिजल्ट निकला उस चीज को हमने देखना है। इस सिद्धांत के अंदर जो जो मेन बातें हैं वो देखेंगे। रदरफोर्ड ने अपने इस सिद्धांत में एक पत्ती का उपयोग किया। पूछा जाता है कि कौन सी पत्ती थी, तो कौन सी धातु की बनी हुई थी, तो हम कहेंगे गोल्ड। सोने या गोल्ड की धातु, सोने की पत्ती का या पन्नी का यूज किया, सोने की पन्नी का यूज किया, और या हम कहें गोल्ड फॉइल का यूज किया, और इसके अंदर बौछार किसकी करवाई? अल्फा पार्टिकल्स, या हम कहें अल्फा कणों की। अब अल्फा कण क्या होते हैं? तो द्विधनावेशित हीलियम आयन। जैसे कि ये हीलियम है, हीलियम क्या है? गैस है। ये हीलियम जो है ये भी क्या है? एक आवर्त सारणी का तत्व है। हीलियम के ऊपर यदि 2 का +2 का चार्ज आ जाता है तो यह अल्फा कण कहलाता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हीलियम +2 धनायन क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। यदि सिंगल होगा, यहाँ पे मैं लिखूं सिंगल है, तो ये हीलियम है, लेकिन इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाए तो वह क्या बन जाता है? अल्फा कण बन जाता है। अब इसका क्या रिजल्ट निकला? इन्होंने जो प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, इसका रिजल्ट क्या निकला? इन्होंने क्या कहा कि किसी भी परमाणु का भार उसके केंद्र में धनावेश के रूप में उपस्थित होता है। किसी भी परमाणु का भार उसके केंद्र में धनावेश के रूप में उपस्थित होता है, और केंद्र के अंदर इस धनावेश को उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया, जिसे
रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। इसीलिए नोट लगा के लिखेंगे कि परमाणु में नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, और रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाभिक की खोज का श्रेय किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि कोई भी एटम है, इस एटम का संपूर्ण भार जो है, या पूरा भार जो है, संपूर्ण भाग उसके केंद्र में उपस्थित होगा, और कैसी फॉर्म के अंदर? धनावेश के रूप में उपस्थित होता है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया। क्या कहा? नाभिक या न्यूक्लियस कहा। और न्यूक्लियस की यदि हम बात करें, नाभिक की परमाणु की त्रिज्या, उन्होंने जो जो पॉइंट्स बताए, परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर, ये तो है परमाणु की त्रिज्या। ये परमाणु, इस परमाणु के केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी? परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। उन्होंने नाभिक की त्रिज्या भी बताई 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर, ये क्या थी? परमाणु की त्रिज्या, सॉरी नाभिक की त्रिज्या। जो ये नाभिक है, इसके केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी क्या आएगी? नाभिक की त्रिज्या। नेक्स्ट आया बोर मॉडल। बोर मॉडल के अंदर यह सर्वमान्य सिद्धांत है, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। उन्हीं कमी को आगे अपने ध्यान में रखते हुए नील्स बोहर ने क्या दिया? बोर मॉडल दिया। इस बोर मॉडल को सर्वमान्य मॉडल अपनाया गया, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग या नील्स बोहर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में या परमाणु के केंद्र में नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, जबकि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथों या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नील्स बोर का जो सिद्धांत था, उनके अकॉर्डिंग क्या था? ये मान लीजिए एक परमाणु है, इस परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित है? नाभिक है, और उस नाभिक के अंदर धनावेश है। और क्या है इसके अंदर? तो हम कहें इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है, और इसके चारों तरफ निश्चित कक्षाओं के अंदर या निश्चित पथों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे
हैं। यहाँ मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन, इसको ई से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ई माइनस लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये निश्चित पथों में चक्कर लगाते रहते हैं। ये मॉडल आया हमारे पास किसका, बोर के अकॉर्डिंग परमाणु का जो संरचना है वो इस तरह से होती है। नाभिक जो है यह केंद्र में है, केंद्र में इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहां पर तीन हमारे पास परमाणु के अंदर भी क्या आए, सूक्ष्म कण आ गए। पहला है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे इनके खोजकर्ता। अब इनका आवेश, इनके ऊपर क्या आवेश है और इनका द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इसके ऊपर आवेश, तो आवेश होता है धनावेश, सॉरी ऋणावेश, और ऋणावेश में भी कितना होगा 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। और द्रव्यमान की बात करें 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसके ऊपर आवेश होता है पॉजिटिव और वैल्यू होती है सेम इलेक्ट्रॉन की, लेकिन होता क्या है, धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और इसका द्रव्यमान बात करें तो 1.672 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब बात आती है न्यूट्रॉन की खोज, तो चैडविक ने की। इसके ऊपर आवेश तो उदासीन होता है, ना तो इसके ऊपर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। इसकी बात करें द्रव्यमान की तो थोड़ा सा हम कहें प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर, लेकिन आप लास्ट डिजिट देखोगे ये थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये हमने क्या देखा कि एक परमाणु के अंदर, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये टेबल आ गई हमारे पास। इस टेबल में हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने दी की, तो जे थॉमसन ने की। और इसके बाद इसका आवेश क्या है, तो ऋणावेश है। और इसके ऊपर द्रव्यमान कितना है इसका, या भार कितना है, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी तरह से प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्या है, अपोजिट है, प्लस के अंदर है। और इसका जो वेट है वो कितना है, 1.672 10 की पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, उदासीन होता है और ये इसका क्या है, वेट है, या फिर हम कहें द्रव्यमान है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के आगे कल हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।